हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज है होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपका देखेंगे सामाजिक अध्ययन विषय, और ये है आपका वर्ष 2018 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है वस्तुनिष्ठ का, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। इसमें आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने और शेर शाह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शेर शाह ने। क्लियर। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में और शाहजहां के शासनकाल में। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए चित्रकला की बात हो रही है, तो चित्रकला का जो उत्कर्ष है वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अगर यहीं पे पूछता वास्तुकला, तो वहाँ पे आपका शाहजहां हो जाता। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 5, 4, 3, 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 3। तो कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले, आयर, कूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा क्लाइव। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे कोई भी भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं नहीं पढ़े हैं, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे आपके प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप पूरा पहले डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महाद्वीप की बात हो रही है। हम लोग अपने डिटेल स्टडी में सारे महाद्वीप को डिटेल से पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है अधिक जनसंख्या घनत्व की। तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है? वो है आपका एशिया महाद्वीप। क्लियर। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपको पता है कि शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर आपका होगा सौर ऊर्जा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2013, वर्ष 2012, वर्ष 2014 और वर्ष 2011 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वर्ष 2014। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि रानीगंज कोयला खान स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा, रानीगंज आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। क्लियर। तो इसका आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना और न्यायिक पुनरावलोकन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कानूनों का क्रियान्वयन करना। ये नहीं पूछ रहा, यहाँ पे कार्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है? किसे प्राप्त है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, संसद को, निर्वाचन आयोग को, संसद व राज्य विधानसभाओं को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद को। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, विकल्प आ बा दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग संसद पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका राज्यसभा।
लोकसभा आपका निम्न सदन है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों को आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया 50 प्रस्ताव, 20 अनुमोदक, 50 प्रस्ताव, 10 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए। क्लियर। तो ये आपका आंसर सही हो गया दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आप, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम सबसे पहले आपको ये सारे जो भी हल प्रश्न पत्र हैं करवा रहे हैं। आप लोग का कहना था कि मैम सीरीज स्टार्ट करिए, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन का प्रारूप पता चल जाए कि किसी भी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद मैं आपको सीरीज पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, उन सब टॉपिक से देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो दोस्तों यहाँ पर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान आपका रेलवे है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देश की मुद्रा की पूर्ति की नियमित कौन करता है? यहाँ पर कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। जब हम लोग स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से देखी थी। इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से देख ली है। क्लियर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी प्लेलिस्ट आपको जब खुलेगी तो उसमें एक एक चैप्टर वाइज आपको सारे चीज़ें दिखेंगी। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो शुरू से पढ़िए, अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो टॉपिक आप सर्च करके आप उसको पढ़ लीजिए। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, ये आपका हो जाएगा भू राजस्व। क्लियर। बाकी सीमा शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये सारा केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब हम दोस्तों यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? तो ये मुगल काल में अकबर के द्वारा हुआ था मनसबदारी प्रथा का प्रचलन। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो चौथ और सरदेशमुखी ये 2 कर थे जो शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों राज्य अपहरण की नीति या इसको हम कहें राज्य हड़प की नीति, ये कौन है? डलहौजी है। क्लियर। लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प की नीति या अपहरण की नीति एक ही बात है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम, यहाँ पे देखिए पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो ये आपके हम क्लास नंबर 11 वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल से ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है कि यूरोपियों का आगमन, और इसमें हमने आपको ये बताया कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का जो क्रम था पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो दोस्तों यहाँ पर 1498 में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब क्रम आपको याद होना चाहिए। कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है तो सन आपको उस क्लास वाली वीडियो में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देता है और वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। जल मतलब यहाँ पर हमें देखना है कि वन से जो प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं उसके विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बहुत ही भली भांति पता है कि वन से हमें क्या क्या लाभ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया: उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो इन कटिबंधों में सबसे अधिक मछली का क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति के संसाधन के विषय में हम जानते हैं, शक्ति के संसाधन का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा एवं विविधता भी उतनी ही अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके समुचित विकास द्वारा किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। तो दोस्तों यहाँ पर शक्ति के साधन का क्या मतलब है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कोयला हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में होता है। उसी तरह से अगर हम देखें खनिज तेल, तो कभी कभी हमें खनिज तेल बाहर से भी आयात करने पड़ते हैं, पेट्रोलियम। लेकिन यहाँ पर कोयला हमारे शक्ति का सबसे बड़ा संसाधन है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री चलती हैं, बहुत सारे उद्योग धंधों का विकास होता है। क्लियर। तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने देश में उद्योगों का विकास करते हैं, देश में उद्योगों के विकास के माध्यम से उन्नति होती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र, इन सब को मिला करके 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्य सभा में मनोनीत करता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान आपको पता ही है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्व का अर्थ बताइए। राजस्व का अर्थ हम जानते हैं सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेश पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को ही राजस्व कहते हैं। तो दोस्तों ये जो राजस्व होता है ये अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया कर होता है और इस राजस्व का ही प्रयोग सरकार जो भी तमाम तरह की योजनाएं होती हैं या फिर हमारे जो राज्य की उन्नति होती है, देश की उन्नति होती है, ये इन राजस्व पर ही निर्भर करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, किस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास है? तो दोस्तों किस योजना, यानी कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पंचवर्षीय योजना जो थी 11वीं, वो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो समावेशी विकास करना था। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों डेबिट कार्ड इसे बैंक कार्ड या चेक या विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे डेबिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? बैंक कार्ड, चेक या विकलन पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लास्टिक का कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। इससे रुपए तुरंत निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से हम वैकल्पिक पद्धति ये हमें प्रदान करता है।
यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। क्रेडिट कार्ड या उधार पत्रक एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपभोक्ता को जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इसे वादे के साथ वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है कि वह बाद में इसका भुगतान कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डेबिट कार्ड होता है उसमें तुरंत भुगतान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहा है वह उसका भुगतान बाद में करेगा। क्लियर, ये अंतर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल। तो यहाँ पे केवल 2 साधन के नाम पूछा, आप इसमें से 2 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा आज 2018 के हल प्रश्न पत्र के विषय में। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अब दोस्तों केवल आपको 2019 का हल प्रश्न पत्र देखना, उसके बाद हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई, अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अगर दूर है तो पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको बंद नहीं करना, आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि सफल वही होता है जो अपने कार्यों में निरंतर लगा रहता है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।